अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हफ्सारिश व्यूज़ ऑन न्यूज़ में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती है एजाज़ साहब के साथ। आज मैं फिर हाज़िर हुई कुछ टॉपिक्स और लेके एजाज़ साहब के साथ डिस्कस करने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस साल अब तक का सबसे गर्म तरीन दिन है, और इस गर्म तरीन दिन की एक ख़ास बात है कि आज हमारे दरमियान जो एक बहुत अच्छी सियासी और नामवर हस्ती बेनज़ीर भुट्टो जो आज हमारे दरमियान में नहीं हैं, उनका आज जन्मदिन है। कुछ उस हवाले से हम एजाज़ साहब का लेंगे, उनके ख़यालात का उनसे कहेंगे कि इज़हार करें, क्योंकि ये बहुत बड़े उनके क्या कहना चाहिए जी फ़ैन भी हैं और उनको बहुत पसंद भी करते हैं एजाज़ साहब। तो कुछ इस बारे में हम उनकी यादें ताज़ा करेंगे। लेकिन जो मेरा जो असल टॉपिक है वो पाकिस्तान के जो सियासी हालात आजकल चल रहे हैं और सियासी मंजरनामा है, उस हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में जनाब जो मैं एजाज़ साहब से पूछूंगी वो बलूचिस्तान के हवाले से जो अब पेशरफ्त हो रही है, सियासी पेशरफ्त जो चल रही है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो एजाज़ साहब, मेरा पहला सवाल जो है वो ये है कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो इतनी मुनफरिद क्यों थी, बाकी सियासतदानों और उनमें क्या फ़र्क था? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तो वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जिसमें उससे पहले दो वज़राए आज़म रह चुके बड़े सियासतदान मसलन सर शाह नवाज़ भुट्टो। वो कायद-ए-आज़म के साथियों में से थे। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी कायद-ए-आज़म से भी और नेहरू से भी, और फिर आगा खान स्वयं से भी। तो इन बड़ी शख्सियात के साथ रहकर शाहनवाज़ भुट्टो ने जो सियासत सीखी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में वो मुंतकिल हुई, और शाहनवाज़ भुट्टो ने डेलिब्रेटली मुंतकिल की। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर बेनज़ीर भुट्टो की तरबियत की। किसी और सियासतदान की तरबियत उसके वालिद ने या उसके वालिदैन ने इस तरह से नहीं की। बेनज़ीर भुट्टो ने जब आँख खोली तो बेगम नुसरत भुट्टो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सियासी सर्कल्स में मौजूद थी। बड़े ख़ानदान से वो भी ताल्लुक़ रखती थी और सियासत में उनकी बहुत दिलचस्पी थी। अपनी वालदा की गोद में उन्होंने तरबियत हासिल की, लेकिन फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको उनको जिस तरह नेहरू ने तरबियत की थी इंदिरा गांधी की, बेनज़ीर भुट्टो की तरबियत भी उनके वालिद ने उसी तरह से की। जेल से उनको खतूत लिखे, फिर उनको उनकी ट्रेनिंग की। जब वो तालीम हासिल कर रही थी, उन्होंने जब मास्टर्स से पहले जब उन्होंने बैचलर कंप्लीट किया तो फिर फ़ॉरेन ऑफिस में उनकी एक ट्रेनिंग की गई, इंटर्नशिप की गई, ताकि वो खारजा अमूर के साथ उनकी जो है ना उसका फ़र्स्ट हैंड नॉलेज उनको हो जाए, खारजा अमूर की बारीकियों को वो समझ लें। सियासी मामलात में तो वो थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसे वक्त में सियासत में आई जब पाकिस्तानी सियासत तकरीबन तितर बितर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जेल में थे, उनको फांसी की सज़ा मुतवक्के थी। ज़ियाउल हक और उनके हवाले से ये कहा जाता जाता था कि कब्र एक है और मुर्दे दो, और उसमें ज़ाहिर सी बात है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो चूँकि जेल में थे, उन पर मुकदमा चल रहा था, तो इस बात ये तय था कि वही जाएंगे उस कब्र में। ज़ियाउल हक उन्हें हर सूरत रास्ते से हटाना चाहते थे। तो उन्होंने अपने वालिद से तरबियत हासिल की। फिर वो मुश्किल तरीन वक्त उन्होंने डट कर गुजारा। किसी और सियासतदान ने इतनी तवील जदोजहद नहीं की इस किस्म के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जितनी बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने की। बेनज़ीर भुट्टो ने फिर पार्टी को जिस तरह से चलाना मकसूद था उस तरह से चलाया। उनका पाकिस्तान जब वो आई तो 1986 10 अप्रैल पाकिस्तान की और दुनिया की तारीख में वो बड़े इस्तकबालों में से एक था। उससे बड़ा जलसा आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ। इमरान खान साहब के का जो था बिलाल पाकिस्तान लाहौर का जलसा 2011 का, उसके बारे में कहा जाता है वो बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन वो उससे बड़ा जलसा नहीं था, क्योंकि इमरान खान साहब के जलसे में कुर्सियाँ रखी गई थी और कुर्सियों के दरमियान स्पेस बहुत थी। बेनज़ीर भुट्टो के साथ कोई कुर्सी नहीं थी और जलसागाह भरी हुई थी, इर्द गिर्द की तमाम गलियाँ मोनी रोड भरी हुई थी। फिर जो लोअर माल है वो तक वहाँ तक लोग थे। और फिर कहा यह जा रहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का जुलूस जब दाता साहब पहुँचा था तो उसकी टेल जो है वो जहाँ जो फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर है उसके पास थी। तो एक तो उन्होंने इस तरह से अपना रास्ता बनाया। दूसरा, जब वो इक़्तिदार में आई उनकी पॉलिटिकल विट बहुत ज़बरदस्त थी। इक़्तिदार में आई तो वो पहली खातून बनी मुस्लिम दुनिया की जो वज़ीर आज़म थी। उसके साथ साथ उनकी सियासी सूझबूझ बहुत ज़्यादा थी उनमें। मसलन आप वो बात सुनकर समझ जाती थी कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। ऐसा बहुत सारे दूसरे सियासतदानों में नहीं था। तीसरा ये था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी टर्म्स पर बात करती थी, अपना एक स्टेटस बरकरार रखकर अपनी टर्म्स पर बात करती थी,
और फिर कंक्लूड उसको कर लेती थी, जिसमें अपनी ज़्यादा बातें मनवाती थी। मसलन 1992 का लॉन्ग मार्च पंजाब हुकूमत में मियाँ नवाज शरीफ के पास थी। पंजाब हुकूमत ने पूरा लॉकडाउन कर रखा था, हर तरफ बहुत सड़कें ब्लॉक और जगह जगह नाके। उसके बावजूद भी उन्होंने उस लॉन्ग मार्च को इतना कामयाब करवा दिया, इस टायरनी के बावजूद। और फिर वो अपने F8 मरकज़ इस्लामाबाद में अपने घर से, F8 मरकज़ माफ़ कीजिएगा कह रहा हूँ, F8 2 में, F8 3 में उनका घर था उस वक्त, F8 2 में तो इस वक्त है। वहाँ से वो लियाकत बाग पहुँची और एक मोटरसाइकिल पर पहुँची। मुझे वो याद है कि वो किस तरह से पहुँची। उन्होंने अपने घर से, उनको अंदाज़ा था कि क्या सूरत हाल होगी। उन्होंने ये बंदोबस्त कर रखा था, घर के अंदर से एक दरवाज़ा था, एक और घर में खुलता था। वो उस घर से दाखिल हुई, बुर्का पहन के वो बाहर आईं। और फिर एक नौजवान थे, वो भी जर्नलिस्ट हैं, आसिफ फारूकी, आजकल BBC में, उनके मोटरसाइकिल पर बैठकर उन्होंने उसे कहा कि मुझे लेकर चलो। अच्छा, वो नौजवान तो खड़ा हुआ था खबर के इंतज़ार में। उस वक्त वो PPA में था, पाकिस्तान इंटरनेशनल प्रेस एजेंसी। तो वो आसिफ फारूकी उनको अपनी बाइक पर लेकर फिर पहुँचे लियाकत बाग तक, और लियाकत बाग में अचानक बेनज़ीर भुट्टो नमूदार हो गई। कई जगह ऐसा भी हुआ कि रुकावटें थी, लेकिन वो आसिफ फारूकी चूँकि इस्लामाबाद के तमाम रास्तों से वाकिफ़ थे, वो वहाँ पहुँच गई। तो वो बाकी सियासतदान जो है वो डर जाया करते थे। वो जो तय कर लेती थी वहाँ, एक तो वहाँ पहुँचती थी। फिर उनमें बर्दाश्त बहुत थी। मसलन मेरे साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मैं उनको बहुत सख्त जुमले भी कह देता था। और एक वक्त आया कि वो मुस्कुरा कर मेरे सवाल का जवाब देती थी, लेकिन उन्होंने मेरा नाम एंग्री यंग मैन रखा। तो वो हर वक्त मुझसे ये कहती थी कि भाई आप इतने गुस्से में क्यों सवाल करते थे, आप तो बहुत रोशन ख्याल आदमी हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे ये कहा करता था कि हम सहाफ़ी हैं, आपके दोस्त अपनी जगह, लेकिन हम सहाफ़ी हैं। वो उस बात को, इख्तलाफ को बर्दाश्त करती थी। आजकल के बहुत कम सियासतदान ऐसे हैं जो इख्तलाफ को बर्दाश्त करते हैं। पीपल्स पार्टी में अभी भी वो है, लेकिन आसिफ अली जरदारी के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी बहुत बर्दाश्त है, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जैसी बर्दाश्त नहीं थी। मसलन एक मरतबा इफ्तिखार गिलानी साहब ने कौमी असम्बली में 8वीं तरमीम के ख़िलाफ़, जो उस वक्त सदर को इख्तियार देती थी पार्लियामेंट तोड़ने का, 8वीं तरमीम के ख़िलाफ़ इफ्तिखार गिलानी ने एक करारदाद पेश कर दी। ये 1997 की बात है। बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा भी ज़िंदा थी। और जब वो आई, और उस वक्त आसिफ अली, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत सख्त सियासी बात आ रही थी। और हम सबको ये लग रहा था कि इफ्तिखार गिलानी जो हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो के इंतहाई काबिल एतमाद समझे जाते हैं, वो ये हरकत नहीं करेंगे। लेकिन उनका तय पा गया था शायद मुस्लिम लीग नून में जाना। उन्होंने जब 8वीं तरमीम के ख़िलाफ़ करारदाद पेश की, और उस वक्त ये वो टाइम था जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जब ग़ुलाम इसहाक़ खान और असलम बेग के साथ उनके बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम ये प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तीफ़े चाहिए होंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने 1 मिनट में इस्तीफ़े सारे उनको दिखा दिया और कहा कि ये जब आप मौका आएगा मैं स्पीकर को भेज दूँगी। तो इस तरह मतलब वो अपनी बात भी मनवाया करती थी, प्रेशर डालना कैसे है उनको आता था। लेकिन मैं जब वो करारदाद पेश हुई, तो मैं कौमी असम्बली के प्रेस गैलरी से निकल कर नीचे कैफेटेरिया में आया। वहाँ नुसरत भुट्टो साहिबा अकेली बैठी हुई थी। मैंने उनसे इफ्तिखार गिलानी साहब की इस मूव के बारे में पूछा, और इफ्तिखार गिलानी बहुत शानदार पॉलिटिशियन है, मुझे बहुत मेरे पसंदीदा लोगों में से एक है, वकील के तौर पर भी और सियासतदान के तौर पर भी। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि इफ्तिखार गिलानी साहब ने ये किया, तो बेगम नुसरत भुट्टो ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि तुम शरारत करने आ गए हो। मैंने कहा जी मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ। तो उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अच्छा तुम पूछते हो तो कह देती हूँ, ही इज़ एन अदर डोटा इन PPP रैंक्स। और फिर उन्होंने कहा कि मार्क माई वर्ड्स, वो अगले चंद दिन में नून लीग में चले जाएंगे। और ऐसा हुआ भी। मैं वहाँ से गायब हो गया। मैंने जाकर अपनी न्यूज़ एजेंसी में था, मैंने खबर दी, और दूसरे दिन वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हाथ नहीं आया। उन्होंने बहुत तलाश कराया। दूसरे दिन वो खबर अखबारात में लीड, सुपर लीड के तौर पर लगी, बहुत सारे अखबारात में। फिर मैं वहाँ दूसरे दिन फिर कौमी असम्बली में वारिद हुए। तो बेनज़ीर भुट्टो ने को जब ये पता चला कि मैं आया, तो उन्होंने मुझे बुलवाया और मैंने कहने की कि शुक्र है कि आप कल हम नहीं मिले थे। मैंने उनसे कहा कि मैं अगर आपको कल मिल जाता तो मेरा दिमाग ख़राब था, तो क्या आप क्या करती हैं? उन्होंने कहा जाहिर सी बात है, कल मिल जाते तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करती कि ये खबर न चलाएँ, हमारे मफादात के ख़िलाफ़ थी ये खबर। तो मैंने कहा कि अच्छा अब आप का रद्द-ए-अमल क्या है, आप तो बड़ी शदीद नाराज़ होंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, खबर देना आपका राइट है, उसको छुपा कर रखना हमारा हक़ है। आपके पास के हाथ में खबर लगी, वेरी गुड। उन्होंने मुझे मतलब एक ऐसी खबर पर मुझे शाबाश दी, और मैं बिल्कुल नौजवान था,
कि ऐसी खबर पर शाबाश दी जो उनके कोर मफादात के ख़िलाफ़ थी। और भी इस तरह मतलब कई ऐसे मौक़े आए। मुझे याद है एक मरतबा हम उनके साथ इलेक्शन कैंपेन में फैसलाबाद गए तो उन्होंने अपने पार्टी के लोगों से ये कहा कि आप सब लोग इधर मज़े में हैं और जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद से आए हैं उनको कोई नहीं पूछा, जाइए और अपनी साथ टीम को भेजा कि जी इनके साथ वक्त गुजारिए। तो वो हर एक एक बात का ख्याल रखती थी। उन्हें ये पता होता था कि मुल्तान में जो सूरज मैनी का इलाका फ़र्ज़ करें वहाँ के क्या मसाइल हैं, कराची क्लिफ्टन के क्या मसाइल हैं और लाहौर डिफेंस के क्या मसाइल हैं, लेकिन ये भी पता होता था कि मुगलपुरा में क्या हो रहा है। वो बाखबर रहती थी, अपने काम को जानती थी। और जो उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की सियासत का बहुत ज़हीन तरीन आदमी कहा जाता है, उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंटेंगल हुए, ज़ियाउल-हक के साथ इंटेंगल हुए और उसके बाद वो फांसी तक पहुँच गए, तख्तादार तक पहुँच गए। बेनज़ीर भुट्टो ने बहुत सी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक तवील सियासी लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने कभी ये मौका नहीं आने दिया कि वो बेनज़ीर भुट्टो के लिए कोई बड़ी सज़ा तजवीज़ कर सकें। वो काम करती थी, उनको पता था प्रेशर कैसे बढ़ाना और साथ ये भी अपने हाथ पर कैसे बचा कर रखने हैं। तो सियासी तौर पर जहाँ तक पाकिस्तान की अमली सियासत की बात है तो उसमें बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की ज़हीन तरीन सियासतदान हैं। और मैं ज़ाती तौर पर मुझे सदमा भी है उनके जिस तरह वो दुनिया से गई, लेकिन इंसान ने जाना होता है। मैं अब ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर बेनज़ीर भुट्टो मौजूद होती तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ बात होती, पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और एक ख़ास बात और भी है, बेनज़ीर भुट्टो वो वाहिद शख्सियत थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद, या उनसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, कायद-ए-आज़म का मवाजना तो नहीं किया जा सकता, जो पाकिस्तान में चित्राल की पहाड़ियों से लेकर बदीन के मैदानों तक और फिर चमन से लेकर लाहौर तक हर सूबे में हर जगह पर यकसा मकबूल थी। कश्मीर में वो मकबूल थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी मकबूलियत थी, क्वेटा शहर में उनकी मकबूलियत थी। और शदीद ख़तरात के बावजूद वो अक्सर ये रिस्क ले लिया करती थी कि वो क्वेटा शहर में किसी मार्केट में हमें याद है एक मरतबा पहुँच गई फ्रूट का भाव ताव करने। वज़ीर आज़म के तौर पर मुझे याद है कि वो 1988 की हुकूमत में जॉगर्स पहन कर सिंध हाउस से निकली और वॉक करती हुई सुपर मार्केट आ गई, जना सुपर आ गई। तो ये उनकी बिल्कुल डिफरेंट थी। और वो जिस तरह से फिर आलमी सतह पर उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, उनकी बात को सुना जाता था। और मुझे याद है कि एक मरतबा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो जब अक़वाम मुत्तहिदा गई तो उनकी शख्सियत के शहर की वजह से जो डिफ़ॉल्ट का मामला था वो टल गया। अब आप अच्छा कुछ और एजाज पूछना चाहती हैं? साहब, ये तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं और हम सब आइडियलाइज़ भी करते हैं बेनज़ीर भुट्टो को, हमने उन्हें सियासी शख्सियत के तौर पर जाना, आपकी उनसे काफ़ी दफ़ा मुलाकात भी हुई, तो आप थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से भी दें कि वो आम इंसान के तौर पे अगर उनको हम देखें तो उनकी नेचर किस तरह की थी? देखिए, एक तो वो मिलनसार बहुत थी। अच्छा, और फिर आप यूँ कहें कि जिसको कहते हैं ना गरीब परवर, मैंने उनको देखा है बहुत ही मतलब गरीब आबादियों में जब वो जाती थी तो वो इस बात का ध्यान नहीं करती थी कि मैं एक बड़े लैंडलॉर्ड की बेटी हूँ। उस ज़माने में ये रवायत है कि ये जो भुट्टो स्टेट थी उसमें गाड़ी 8 घंटे चला करती थी, लेकिन वो इतनी बड़ी मतलब पावरफुल शख्सियत, वो जब गरीब ख़वातीन में बैठती थी तो वो ये भूल जाती थी कि मैं इनसे मुख्तलिफ हूँ। वो बहुत ही मतलब कई कई दिन मतलब गरीब, जाहिर सी बात है उसके जो वसाइल हैं उसमें वो पसीने का भी शिकार होता है, उसका हुलिया ठीक नहीं होता, लेकिन वो औरतों को गले लगा लिया करती थी। और फिर वो माँ बेहतरीन माँ थी। मैंने देखा उनको अमली तौर पर। बिलावल भुट्टो जरदारी जब 8-9 साल के थे, 6 साल के थे, उस तमाम अरसे में बिलावल भुट्टो के साथ वो वक्त गुजारती थी जब वो घर में खेला करते थे, दोनों बच्चियों के साथ वक्त गुजारती थी। फिर मैंने उन्हें देखा जेल के बाहर, कराची मलीर जेल के बाहर बोरिस्टल जेल हुआ करती थी, आसिफ अली जरदारी वहाँ बंद थे, तीनों बच्चों को लेकर वो वहाँ गईं और गाड़ी उनके पास थी, लेकिन वो गाड़ी उन्होंने दूर खड़ी करा दी। जेल के दरवाजे तक पहुँची तो आगे से उनका इजाज़तनामा आना बाकी था, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि वो बेनज़ीर भुट्टो हैं। उन्होंने देखा कि उनके बच्चों को थोड़ी सी थकन महसूस होती थी, कहीं बैठने की ज़रूरत है, तो वो जेल के करीब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वो वहाँ ईंटें रखी हुई थी, ईंटों के ब्लॉक्स बने हुए थे, वो उस पर बैठ गई बच्चों को लेकर और काफ़ी देर बैठी रहीं। फिर जब उनका इजाज़तनामा आया तो फिर वो अंदर गई। तो वो हालात से किस तरह लड़ना है,
लेकिन वो उनमें वो तमतराक तो ज़रूर था, जाहिर सी बात है, वो एक बॉर्न पॉलिटिशियन थी, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून की शख्सियत थी, लेकिन उस उनमें वो गुरूर नहीं था। और ये एक बड़ी ही मुख्तलिफ बात थी एक ऐसी शख्सियत के लिए कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी है, असफ़ानी ख़ानदान उनके ननिहाल हैं, और फिर ज़रदारी ख़ानदान भी बहुत बड़ा कबीला तस्वुर होता है सिंध में, उसकी वो बहू थी, लेकिन उनमें पॉलिटिकल विट थी, लेकिन वो गरीब परवर भी थी और दिल की बहुत नरम थी। ये तो जनाब हमने आपसे बेनज़ीर का कुछ हाल हमें पता चला, कुछ उनके बारे में आपने हमें बताया। ज़ाहिर है वो अब हमारे बीच में नहीं है, इस चीज़ का हमें अफसोस भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन एज़ अ पर्सनैलिटी उनकी इतनी अच्छी थी ना कि लड़कियां, स्पेशली लड़कियों में देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इंशाल्लाह आगे भी वो रहेंगी। अच्छा, जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो बलूचिस्तान के हवाले से है कि जो अब सियासी पेशरफ्त हो रही है, उसके रिज़ल्ट में आप क्या सियासी मंजरनामा है, आप क्या कहते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है? देखिए, एक तो खुशाइन बात यह है कि सियासत फिर से ज़िंदा हो गई है। कोविड-19 का जब आगाज़ हुआ, उसके बाद एक खौफ तारी हुआ पार्लिमान में के मेंबरान में भी, सियासी कायदीन में भी, और एक जमूद तारी हो गया था। उसमें कुछ रौनक लगाते थे बिलावल भुट्टो कभी अपने बयानात के ज़रिए, कभी शहबाज शरीफ और नून लीग के लोग, और कभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, लेकिन जो जमूद था वो नहीं टूट पा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा फैसला आया काजी फ़ायज़ ईसा के हवाले से, उसने उस जमूद को तोड़ा। फिर अगले दिन शुगर माफिया के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया। तो इसके इन दोनों फैसलों के नतीजे में जहाँ सियासी जमूर टूटा, वहीं सियासी सरगर्मियाँ बड़ी तेज़ी से शुरू हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने, पीपल्स पार्टी ने सूबाई सतह पर 3 सूबों में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। चौथे सूबे में मौलाना फजलुर रहमान ने बुलाई पीपल्स पार्टी की कंसेंट के साथ, और फिर उसके बाद से ये शुरू हो गया है। मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से अगर आप गौर से देखें तो बलूचिस्तान की सियासी अहमियत बहुत है। सियासी अहमियत, हालांकि आबादी कम है और पार्लिमान में नशिस्तें कम हैं, लेकिन सियासी अहमियत बहुत है। दिफाई अहमियत भी बहुत है, चूँकि अफ़गानिस्तान के उस मौजूद है वहाँ। फिर बलूचिस्तान में सियासी एहसास महरूमी बहुत है, नेशनलिज्म बहुत है, कुछ पाकिस्तान मुखालिफ अनासर भी सरगर्म हैं। बलूचिस्तान का जी बहुत बड़ा बैरन इलाका है, उसमें कई ग्रोहों ने पनाह ले रखी है जो रियासत के ख़िलाफ़ हमले करते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं। सियासतदान बलूचिस्तान का उनके दबाव में काम कर रहा है। लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि जब भी पाकिस्तान में किसी तब्दीली की राह हमवार हुई है तो आगाज़ बलूचिस्तान से हुआ है। मसलन आप ये देखिए कि 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, तो पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट को वो नाकाबिल कबूल थी। गुलाम इसाक़ खान उन्हें नहीं बनाना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन आगाज़ उसका बलूचिस्तान से हुआ। ज़फ़रुल्लाह जमाली ने अचानक बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी। फिर उसके बाद भी जो हमेशा मरकज़ के ख़िलाफ़ जदोजहद की पेशरफ़्त है हुकूमत के ख़ात्मे के हवाले से, वो बलूचिस्तान से होती रही है। नवाज शरीफ के ज़माने में आपको और बाकी नाज़रीन को भी याद होगा कि आसिफ अली ज़रदारी सरगर्म हुए और फिर बलूचिस्तान हुकूमत ख़त्म हुई, और मार्च, ये जो पिछला इलेक्शन था सेनेट का, उससे पहले। और फिर उसके नतीजे में न सिर्फ बलूचिस्तान में तब्दीली आई, बल्कि मरकज़ में नवाज शरीफ साहब भी तब्दील हुए। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो तब्दीली का रास्ता था, वो भी बलूचिस्तान से शुरू हुआ। अब फिर एक मरतबा बलूचिस्तान से शुरू हो रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद आज अख्तर मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई, तो मेरी इतलात हैं, वो बाकी मामला तो चलते रहते हैं। कोविड-19 भी है, हुकूमत की सियासी नाअहली भी है, ये अपोजिशन हमेशा ही कहती रहती है। लेकिन मेरी ज़ाती ये है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन एक और तजुर्बा करना चाहती है। आपको याद होगा अभी कुछ अर्सा पहले जब चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई तो वो किस तरह से नाकाम हुई। लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन बलूचिस्तान से एक बार फिर शायद रिस्क लेने जा रही है, क्योंकि बलूचिस्तान में जाम कमाल की मखलूत हुकूमत है। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उसके सरबराह जो हैं वो माफ़ कीजिएगा, सरबराह तो अब कोई और है, उसका सदर तो जाम कमाल है, लेकिन जो बिदिंजो साहब हैं स्पीकर, जो कुछ अरसे के लिए निगरान माफ़ कीजिएगा बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी बने थे, अब्दुल कुद्दूस बिदिंजो, वो जाम कमाल के साथ नहीं हैं, वो दोबारा वज़ीर आला बनना चाहते हैं। अख्तर मेंगल और मौलाना फजलुर रहमान के पास अच्छी खासी नशिस्तें हैं।
तो अगर ये ANP है वहाँ फिर कुछ और जमातें हैं छोटी, वो अगर मिल जाती हैं तो फिर जाम कमाल की हुकूमत के लिए सर्वाइवल मुश्किल होगा। और बलूचिस्तान को मेरा ये राती इतला भी है, और मैं ये समझता भी हूँ कि अपोजिशन एक बार फिर बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर बलूचिस्तान हुकूमत गिराने में अपोजिशन कामयाब हो गई तो फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो तहरीक है अब उसमें शिद्दत आ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तब्दीली की कोशिशें आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो PTI के पास 156 नशिस्तें हैं, 4 अख्तर बेंगल की थी, 7 MQM की हैं, 5 GDA की हैं और 5 ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास हैं। तो इस तरह मिलकर इनकी ये जो बनती है अक्सरियत, वो 178 नशिस्तें थीं। चंद अब उनमें से 2 रह गए हैं, साले मोहम्मद भूतानी और अली नवाज शाह आज़ाद मेंबरान। बाकी सब ने पार्टीज़ ज्वाइन कर ली हैं। बासित सुल्तान बुखारी PTI में आ गए, वो भी आज़ाद मुंतखब हुए थे। तो हुकूमत के लिए 4 अरकान निकल जाने के बाद, और फिर कोविड की सिचुएशन है, बहुत सारे अरकान जो हैं वो उनको कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं वो, तो उससे हुकूमत की पोजीशन मुतासिर हो सकती है। और फिर इस वक्त अगर आप गौर से देखें तो MQM किसी इशारे पर चलती है हमेशा। इस वक्त MQM की कुछ शिकायत भी मार्केट में मौजूद हैं। और वज़ीर-ए-आज़म जब कराची गए तो उन्होंने सिर्फ पीर पगारा और चंद और लोगों से मुलाकात की, MQM से नहीं मिले। ये MQM के लिए बड़ी सुर्खी की बात है इस मौके पर। पीपल्स पार्टी भी MQM पर काम लगा रही है। पीपल्स पार्टी MQM के लोगों के साथ राब्ते भी कर रही है, उनको फंड्स भी दे रही है। तो इस तरह पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि MQM टूट जाए हुकूमत से। अगर MQM टूट जाती है, काफ लीग पहले नाराज़ है, और काफ लीग की नाराज़गी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मोनिस इलाही को शुगर माफ़ी के केस से नहीं निकाला जाएगा। और फिर और चंद उनके मुतालबात हैं, एक वजारत उनको चाहिए। तो अगर काफ लीग और MQM अगर निकल जाती हैं तो फिर हुकूमत तो अक़लियत पे चली जाएगी और हुकूमत का ख़ात्मा आसान हो जाएगा। लेकिन बजट, मैं समझता हूँ कि बजट टेस्ट केस है। बजट में खैर मंजूर तो होगा, लेकिन कितने वोट पर मिलते हैं हुकूमत को बजट में, इस पर डिपेंड करता है। मुझे ये लगता है कि बजट के बाद कोविड-19 और जो बाद दीगर मामलात हैं उनकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान अगले जुलाई के महीने में कहा जा सकता है कि मुश्किलात का शिकार होंगे। लेकिन उनका इक़्तिदार ख़त्म होगा या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कोई पेशीनगोई कर नहीं सकता। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान जो है वो बुरहानों से लड़ने के आदी हैं, और जाहिर सी बात है इतना अरसे से सियासत में है तो वो भी कोई ना कोई जवाबी हिकमत अमली उन्होंने भी तैयार की होगी। तो अब देखना ये है कि उनकी हिकमत अमली कामयाब होती है या फिर इनकी अपोजिशन की हिकमत अमली। लेकिन इसमें एक मामला जो है वो आगे चलकर हुकूमत के लिए भी मुश्किल का बायस बन सकता है, और बात जजेस के लिए भी। वो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा केस का फ़ैसला है। अगले दिनों में कार्रवाई होनी है FBR की जानिब से, और ये कार्रवाई कैसी होगी ये भी उसी वक्त पता चलेगा जब कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन इतलात यही हैं कि हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस लाना चाहती है, उसका मशवरा भी दिया गया ज़राए के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को। तो अब देखना ये है कि ये जब हुकूमत अगर ये रेफरेंस ले आती है तो फिर वो मुश्किलात के गर्दाब में ज़्यादा गहरी फंस जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ साहब। जैसा कि आप सबको एजाज़ साहब की बातें सुनने के बाद पता चला होगा कि बलूचिस्तान में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो उनमें काफ़ी हमें हलचल नज़र आ रही है। तो ये तो आपने इनका तज़िया सुना। आप लोगों के अगर कोई भी सवालात हैं तो वो कमेंट बॉक्स में आप सवाल कर सकते हैं। व्यूज़ ऑन न्यूज़ के ज़रिए हम आपको उन सवालात का जवाब ज़रूर देंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा ये प्रोग्राम देखा। अपने ख़यालात का जो भी आप लोग इज़हार करना चाहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में करें। शुक्रिया।